अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। एक सब्जेक्ट है, बट अकाउंटिंग की हमें क्या ज़रूरत होती है। हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत ऐसे होती है कि जैसे अगर हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना एस्टेब्लिश किया है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है या लॉस में जा रहा है। ये कौन हमें बताता है? अकाउंटिंग बताता है। जैसे अकाउंट्स मीन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक मतलब पीसीस ऑफ पेपर, कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग जो डेली रूटीन होती है। अब कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग दो तरह की होती है। एक जो डेली रूटीन की डेली डायरी होती है उसे कहते हैं, और एक बिजनेस के लिए। ये थोड़ा सा मतलब डिटेल हो जाएगा, तो फिर जब आगे हम बढ़ते तो आपको पता चलता रहेगा। देन इसके बाद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग जितना मतलब ओवरव्यू दे दिया मैंने। देन इसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। फर्स्ट होता है सर्विस बिजनेस, सेकंड होता है ट्रेडिंग बिजनेस मीन्स के बाइंग एंड सेलिंग, और थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस बिजनेस लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, बैंकिंग सिस्टम पूरा किस पे डिपेंड करता है? सर्विस बिजनेस पे, राइट। इसी तरह से ट्रेडिंग बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग लाइक रिटेलर्स जो बाय भी कर देते हैं एट द टाइम और सेल भी कर देते हैं। वो किससे बाय करते हैं? होलसेलर से। और जो रिटेल होता है वो सेल किसे करता है? आगे जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, उसे सेल करता है। और वो किससे बाय करता है? रिटेलर बाय करता है होलसेलर से। इसी तरह से ये एक चेन पूरा चलता रहता है। मैन्युफैक्चर के बाद जो भी मतलब आते जाते हैं वो बाइंग एंड सेलिंग में इंक्लूड होते हैं, सिवाय मैन्युफैक्चरर के। और जो मतलब होलसेलर होता है, मतलब प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर होता है, और बीच में डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो होते हैं बीच में वो होते हैं, ब्रोकर्स हो गए, बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो मतलब कि वो आपको क्या नाम है, उधार पे, क्रेडिट पे माल देते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। बट जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा उसकी वो क्रेडिट पे डील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम रीजंस ना। लाइक अगर उसे एक चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो उसे बल्क में वो मैन्युफैक्चर करनी होती है, तो उसे बल्क अमाउंट चाहिए होता है। तो इस वजह से वो जो सेल करता है वो कैश पे करता है, क्रेडिट बेसिस पे नहीं करता जो मैन्युफैक्चर होता है। बट जो होलसेलर होता है वो हमें क्रेडिट पे प्रोवाइड कर देता है, बट वो भी बल्क में करता है। बट हम अगर रिटेलर से परचेज करते हैं, अब जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अब मुझे इस पेन की नीड है। अगर मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर हूँ, तो मुझे एक पेन की नीड है, तो मैं किससे खरीदूँगी? रिटेलर से जाके खरीदूँगी या होलसेलर से? ऑब्वियस है रिटेलर से। अब रिटेलर को एक पेन तो नहीं चाहिए होता ना, ज़ाहिर है उसे रीसेल करना है, रीसेल पर्पज़ के लिए वो परचेज़ करता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करता है लाइक बल्क में 24, जैसे मतलब 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 कार्टन, 2 कार्टन, उनका वो अपना हिसाब-किताब होता है। ठीक है? अब हम बिज़नेस के हवाले से पढ़ें तो बिज़नेस के कितने तरह के होते हैं? सर्विस बिज़नेस, ट्रेडिंग बिज़नेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टेक्निकल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले एसेट। एसेट जो होता है वो बिज़नेस की एक टेक्निकल टर्म है। लाइक अगर हम एक बिज़नेस शुरू करें ना, तो अब जो सेलिंग पर्पज़ के लिए हो या विदाउट सेलिंग पर्पज़ के लिए, जो भी हम बिज़नेस पे, जैसे अब हमने एक बिज़नेस खोलना है, स्टेशनरी का बिज़नेस लगा लें, ठीक है? वहाँ पे एक शॉप होगी, ठीक है? जो मैंने रेंट पे लेनी है या परचेज़ करनी है, तो वो मेरा एसेट है। अब इसके अलावा अगर एक मैंने मतलब ज़ाहिर है सिर्फ़ एक बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग से तो क्या नाम है बिज़नेस नहीं चल सकता ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लाइक स्टेशनरीज़ परचेज़ करेंगे, वहाँ पे फर्नीचर रखेंगे, कुछ ना कुछ सप्लाइज़ वगैरह रखेंगे। सप्लाइज़ यानी शॉपिंग बैग्स वगैरह जो होती हैं हमारी। इसके अलावा फर्नीचर में जैसे ज़ाहिर है बेंच वगैरह जो होती हैं, जो मतलब कैबिनेट्स होती हैं। इसके अलावा जो वॉल पे जो बनती है कैबिनेट्स, वो सब बनवानी पड़ती हैं, जिससे हमारा बिज़नेस होगा उसके हिसाब से। लाइक चेयर्स वगैरह रखनी होती हैं, कहीं सोफ़ाज़ रखने होते हैं। लाइक अगर शोरूम होता है बड़ा, तो वहाँ पे सोफ़े वगैरह होते हैं। इसी तरह से एसी वगैरह वहाँ पे होता है। तो अब अलग-अलग बिज़नेस अलग-अलग रिक्वायरमेंट माँगते हैं। तो जो भी हम परचेज़ करेंगे ना बिज़नेस पर्पज़ के लिए, ज़ाहिर है वो हमारे किसी न किसी तरीके से हेल्प करता है। फर्नीचर भी बेशक रखा होता है। अब एक चेयर है, अगर चेयर नहीं होगी तो क्या कस्टमर आपके पास आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। तो वो भी एक बिज़नेस का हमारा ज़रिया है। तो इसी तरह से चेयर्स वगैरह भी, ये मतलब सेल तो नहीं करते उस चेयर को, लेकिन हमें कस्टमर को सैटिस्फाई करना होता है, दैट्स व्हाई हमें वो परचेज़ करना पड़ता है। इसके अलावा एसेट्स में कैश हो जाता है। अब है ना, एसेट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है करंट एसेट और एक आता है फिक्स्ड एसेट। चलिए, सबसे पहले आपको बताती हूँ करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो मतलब ज़्यादा टाइम तक बिज़नेस में नहीं होते, और जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक बिज़नेस में होते हैं। लाइक अगर फर्नीचर हमने परचेज़ किया हुआ है, जैसे कैबिनेट हमने खरीदी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे हम रीसेल नहीं करने वाले, उसे हम मतलब बिज़नेस में रखेंगे। फर्नीचर हो गया, इसी तरह से स्टूल्स वगैरह, जो टेबल हो गई, जो आपके सोफ़े हो गए, आपके चेयर्स हो गई, अब वो अपने बिज़नेस पे डिपेंड करता है। तो वो फिक्स्ड एसेट है हमारा, तो हमें उसे सेल नहीं करना होता है। ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी एक टर्म है। ऑफिस इक्विपमेंट मीन्स के इक्विपमेंट सारी जितनी भी लाइट सोर्सेस हो गई, एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितना भी ये सारा जो आता है ना, ये इक्विपमेंट में हम मतलब लेते हैं। और जो कैबिनेट्स वगैरह जो भी आती है, चेयर्स हो गई, सोफ़ा हो गया, ये सारा हम एक है ना इसकी टर्म सेट करते हैं फर्नीचर। तो ये फिक्स्ड एसेट के लिए हम लोग अब अलग अलग नाम तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, कि हमने एक कबर्ड खरीदी, एक हमने कबर्ड परचेज़ की, एक हमने चेयर परचेज़ की। हम नहीं, हम क्या करते हैं, जस्ट फर्नीचर हमने परचेज़ किया है। और अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो हम इसे इक्विपमेंट में डाल देते हैं कि हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया, तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट्स, राइट। इसी तरह से अब एक होता है कैश।
कैश जो ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस है तो ऑब्वियस सी बात है कैश की नीड होगी, और ज़ाहिर बिज़नेस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट भी होगा, तो इस वजह से बैंक हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट के डायरेक्ट बैलेंस लिखते हैं बैंक के आगे, जैसे हम लिखते हैं कैश, कैश हमारे पास ना है, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते हैं बैंक, और बैंक के आगे डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि हमारे बैंक में ये इतने पैसे भरे हुए। ज़ाहिर अंडरस्टूड से बात है, बैंक के आगे मतलब बैंक की अमाउंट ही लिखी कि हमारे बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी है, हम इतनी डिटेल नहीं लिखते क्योंकि हमें आइडिया होता है कि हम बैंक की बात करें तो किसकी बात करेंगे। इसके अलावा होता है इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है, मतलब वो प्रोडक्ट होता है जो हमने रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदा होता है। लाइक एक कैलकुलेटर है, वो मैंने सेल करना है, ठीक है, वो मैंने परचेज़ किया है सेल रीसेल पर्पज़ के लिए एक कैलकुलेटर, तो वो मेरी इन्वेंट्री है। इसी तरह से अगर एक फर्नीचर है जो मैंने रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लिया है बल्कि किसी कस्टमर को बिठाने के लिए जैसे चेयर वगैरह लिए है, तो वो मेरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में नहीं आएगा, वो हमारे फिक्स्ड एसेट में आएंगे क्योंकि हमें वो नीड है और वो हम रीसेल नहीं करने वाले, तो वो क्या करंट एसेट होगा। अगर खुद वो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, रीसेल करते हैं उस फर्नीचर को, लाइक हम जैसे अब आप देखते हैं ना कि कंप्यूटर भी सेल होते हैं तो वो इक्विपमेंट होते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो बेड होते हैं, डबल बेड, सिंगल बेड, इसी कबर्ड्स वगैरह की भी शॉप होती हैं, तो वो रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज करते हैं, तब वो क्या किस में जाएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में। इसी तरह से सप्लाइज होती हैं, सप्लाइज मीन्स स्मॉल आइटम्स फॉर डेली यूज़, राइट। एक होती है सेल सप्लाइज और एक होती है ऑफिस सप्लाइज। सेल सप्लाइज जो होती हैं, सप्लाइज भी जो आती है ना, वो आती है हमारी करंट एसेट्स में। एक होती है सेल सप्लाइज और एक होती है हमारी ऑफिस सप्लाइज। जो सेल सप्लाइज होती है ना, वो लाइक शॉपर्स हो गई, हमारे बॉक्सेस हो गए, हमारे थ्रेड्स हो गए, हमारे कार्बन पेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हो जाते हैं। इसी तरह से ऑफिस सप्लाइज है, ऑफिस सप्लाइज में हमारी स्टेशनरी आती है। और एक और टर्म यूज़ होती है करंट एसेट्स में। करंट एसेट में हमारी एक और टर्म ये यूज़ होती है अकाउंट रिसीवेबल। ये हमारे असेट्स होते हैं, बट ये होते हैं करंट असेट्स। ये अकाउंट रिसीवेबल हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं होते हैं बिजनेस में। अकाउंट रिसीवेबल कब जनरेट होता है, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं। अब जो है ना बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस हमेशा कैश बेसिस पे नहीं होता। मैंने अभी बताया था प्रीवियसली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाली जब हमने बात की थी, तो जो मैन्युफैक्चर होता है वो किस पे, कैश पे सेल करता है, बट जो हमारा जो ट्रेडर है, ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है बाइंग सेलिंग वाला, तो वो क्या करता है, वो किस पे, क्रेडिट बेसिस पे होता है। क्रेडिट मतलब उधार पे, तो उधार पे होता है, तो जाहिर सी बात है उधार जब दे रहे हैं हम किसी को, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि मेरे पास कैश आया और मैंने सेल कर दी, सही है। ये तो नहीं लिख सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, गलत एंट्री है ये बिल्कुल, क्योंकि हमने सेल तो कर ली लेकिन कैश थोड़ी ना हमारे पास आया। तो इसकी जगह हमने क्या, हमारे पास राइट्स आए कि हम इससे इतने पैसे मांगते हैं, तो हम क्या जनरेट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड देन सेल्स क्रेडिट, ये हमारी सही एंट्री हो जाएगी। सही है, ये गलत एंट्री हो जाएगी, ये सही एंट्री हो जाएगी। सेल्स अगर हम एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जब परचेज करते हैं तो हम परचेज से एंट्री डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारे पास आ रही है, और परचेज से हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से अगर वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास से जा रही है तो हम इसे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, वो जा रही ना, तो इस वजह से क्रेडिट। और एसेट का जो नेचर होता है ना, वो हमेशा डेबिट साइड पे ही होता है, जो नॉर्मल जो नेचर है उसका। इसी तरह से और भी जो है टर्मिनोलॉजीज उसकी बात कर लेते हैं। एक एसेट था हमारे पास, देन अब सेकंड है हमारे पास लायबिलिटीज़। अब ये हो गया लाइबिलिटीज़। अब जाहिर सी बात है, अब जो एक जाना जब क्रेडिट पे उधार पे माल दे रहा है, किसी को प्रोडक्ट दे रहा है अपना, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई उससे बाय कर रहा होगा क्रेडिट पे। तो जो उधार की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो यूज़ होती है अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज़ के नाम से, राइट। लाइबिलिटीज़ मतलब जो हमने उधार मार्केट से लिया हो। अब लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी एंड फिक्स लाइबिलिटी। फिक्स नहीं मतलब लॉन्ग टर्म, फिक्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स के जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं हमारे पास, लाइक अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट रिसीवेबल तो हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं। इसी तरह से वो वहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल अपना डेबिट करेगा और यहाँ पे हम अकाउंट्स पेबल अपना क्रेडिट करेंगे। इसकी एंट्री पता है इस तरह से बनेगी, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें डुअल एंट्री सिस्टम होता है। अब जो चीज़ मेरे पास एक चीज़ आ रही है, ठीक है, इसके बदले में मेरे पास कुछ ना कुछ जा रहा होगा। अब जैसे मैंने परचेजेस की 200 रुपये की, ठीक है, अब 200 रुपये की मैंने परचेजेस कर ली, 200 रुपये का मेरे पास सामान आ गया, इसके बदले में मैं क्या दूंगी, कैश दूंगी। अब मैं कैश नहीं दे रही तो मैं उधार पे ले रही हूँ, तो ये मेरा उधार बढ़ गया, लेकिन कभी ना कभी तो हम ये पेमेंट चुकाएंगे ना, देन तब ये एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, क्योंकि हम ये पेमेंट कर रहे हैं और ये अकाउंट खत्म हो रहा है, कैश क्रेडिट। जो असेट्स होते हैं मतलब वो हमारे पास आते हैं, तो असेट्स का जो नेचर होता है वो हमेशा डेबिट होता है। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो ऑनर्स इक्विटी मतलब जो हमारा जो सरमाया लगाने वाले जो ऑनर्स होते हैं, तो उनका जो अकाउंट होता है वो जो नॉर्मली होता है वो क्रेडिट साइड होता है, सही है। जो इसकी जो इक्वेशन जो बनती है ना, नॉर्मल इक्वेशन, ये बनती है असेट्स इजिकल टू इज लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। असेट्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो बिज़नेस में हम लोग बिज़नेस यूज़ के लिए हम जो भी चीज़ खरीदेंगे उसे असेट्स कहेंगे, मतलब कैश भी इसी में आता है। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ मतलब उधार, और ऑनर्स इक्विटी जो मालिक अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी
क्रेडिट साइड पे होती है, ये भी क्रेडिट साइड पे। ये डेबिट साइड पे होता है हमेशा, ये क्रेडिट साइड पे और ये क्रेडिट साइड पे। अब जो हम उधार लेंगे और जो मालिक का पैसा होगा वो दोनों बिजनेस में लग रहा है ना, इस वजह से दोनों प्लस होंगे और ये इसकी इक्वल होंगे, ये दोनों प्लस होंगे और ये इक्वल होंगे। अब लाइबिलिटी और एसेट में साथ रख सकती थी, इक्विटी अलग रख सकती थी, लेकिन नहीं, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी जो है वो आपस में इसलिए प्लस होती है क्योंकि दोनों की वजह से पैसा आता है। अब जैसे मालिक लाया 2 लाख रुपए और लाइबिलिटी मेरे ऊपर, लाइबिलिटी भी उस पर चढ़ी हुई 1 लाख रुपए की, मतलब 1 लाख रुपए और 2 लाख, तो कितने हो गए 3 लाख। अब वो मालिक क्या करेगा, 3 लाख का उसके पास असेट होगा, नहीं तो कैश कैश बेसिस पे हो सकता है या इन्वेंट्री बेसिस पे, फर्नीचर बेसिस पे, बिल्डिंग पे, कुछ किसी भी सूरत पे हो सकता है। ठीक है, हमने एक टर्म पढ़ी एसेट, देन सेकंड हमने पढ़ी लायबिलिटी, देन थर्ड हम पढ़ रहे हैं कैपिटल। कैपिटल जो होता है मैंने अभी बताया आपको कि जो होती है वो ऑनर्स इक्विटी होती है, और ये वाली इक्वेशन तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे और ये सोर्सेज होते हैं हमारे। अगर ऑनर को, अब जैसे ऑनर ने अपना बिजनेस में अमाउंट 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, देन उसे पर्सनल यूज़ के लिए नीड पड़ गई कि मैं पर्सनली में मतलब मुझे 20,000 रुपये मुझे चाहिए, अपने बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस भरनी है या स्कूल की फ़ीस भरनी है या कोई भी सो ऑन रीजंस, तो जो अगर वो विड्रॉ करता है तो उसका जो अकाउंट हो जाएगा डेबिट ड्राइंग से, क्योंकि मैंने आपको बताया ये किससे क्रेडिट हो रहा है, इसकी जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है कैपिटल का। अब जब वो निकाल रहा है बिजनेस से तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, दिया मतलब डेबिट रिकॉर्ड, राइट। अच्छा, अब हम आए हैं इनकम पे। ठीक है, लोग समझते हैं इनकम और रेवेन्यू एक ही बात है, नो, इनकम एक अलग चीज़ होती है और रेवेन्यू एक अलग चीज़ होती है। जो इनकम होती है वो तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू होता है उसे लोग समझते हैं भी प्रॉफिट है, नो, रेवेन्यू मतलब सेल्स। अब सेल्स कर रहे हैं हम तो ऑब्वियस ही बात है उसमें मेरी जो मैंने जो मतलब जिस कॉस्ट पे मैंने परचेज किया होगा उस प्रोडक्ट को, तो वो भी इंक्लूड होगी, या आप बगैर इंक्लूड क्या बेच रहे हैं। जैसे आपने अभी 100 रुपये की पेन परचेज किया है, अब क्या आप उसे 100 रुपये हटा के देन उसके बाद आप बोलेंगे कि आपने 150 का सेल किया इस पेन को, तो आप ये बोलेंगे 150 रुपये का आपका मुनाफा है, नहीं, 100 रुपये जो आपने परचेज किया वो भी आप तो साइड पे करेंगे ना, तो उसे बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जो हमने कमाया, जो 50 रुपये हमने जो अर्न किए उसे क्या कहेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो ये प्रॉफिट है, ये इनकम। और रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्लूड होती है, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों ही इंक्लूड होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देन एक और टर्मिनोलॉजी आती है एक्सपेंसेस, एक और टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंसेस। 5 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अगर आप ये 5 भी समझ लेंगे ना, इनफ, आप समझे आपको बहुत हद तक आपको अकाउंटिंग समझ आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये मेन टर्मिनोलॉजीज है, उसके बगैर तो आपका अकाउंट में गुजारा ही नहीं है। छोटी छोटी हैं बट आसान है। अब देखें, एक होता है लॉस और एक होता है एक्सपेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लोग समझते हैं कि लॉस और एक्सपेंस एक ही होता है, मतलब ये भी खत्म हो गया ये भी ज़ाया हो गया, नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। जो एक्सपेंस होता है वो एक खर्चा होता है, अशिया व खिदमत के अगर फ़ायदा उठा लिया जाए तो उसे एक्सपेंस कहेंगे, अगर वो ज़ाया हो जाए तो उसे लॉस कहेंगे। अब जैसे मैंने एक दूध परचेज़ किया, ठीक है, अब एक दूध मैंने परचेज़ किया, अब वो मुझसे गिर गया तो ये किस में जाएगा, लॉस में। अगर यही दूध अगर मैं परचेज करके इसकी मैं चाय बना के मैं पी लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा खर्चा, मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यही दूध गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। अब एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होता है सेलिंग एक्सपेंस। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना वो कंपलसरी होता है, मतलब मस्ट होता है करना, उसके बगैर हमारे बिजनेस का गुजारा नहीं है। लेकिन जो सेलिंग एक्सपेंस होता है ना वो नॉन कंपलसरी होता है, मतलब इसके बगैर हमारे बिजनेस का गुजारा हो सकता है, ये अपनी चॉइस होता है कि हम इसे दें या ना दें। इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड्स टू यू, बिकॉज अगर हम अपनी बिजनेस का नाम बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस भी देंगे। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, लाइक सैलरी एक्सपेंस। आप मुझे बताएं कि अगर आपको एक वर्कर को काम करवाना है अपने पास, तो क्या आप सैलरी एक्सपेंस के बगैर गुजारा कर सकते हैं उनके साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से यूटिलिटी एक्सपेंस क्या होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, जो भी सो ऑन जो आपके वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मतलब हर ऑफिस में हर मतलब यूटिलिटी तो नहीं होती ना, बट यूटिलिटी में सारे बिल्स आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा तो मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते ऑफिस के, तो क्या बिजली आपके पास आएगी, आपके वर्कर्स काम कर सकेंगे, नहीं, ऑब्वियस ही बात नहीं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, अगर हम एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देगा, ज़ाहिर है हम जब परचेज करें तो उसकी प्रोडक्ट की परचेज के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगेगी उसका खर्चा भी तो हम ही देंगे ना, तो वो भी मस्ट है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अब एक अगर हर कोई तो ज़ाहिर सी बात है बिल्डिंग नहीं ले सकता बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, तकरीबन जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो रेंट पर ही होती हैं, ज़ाहिर है जो दुनिया का दस्तूर। तो रेंट के बगैर क्या आप गुजारा कर सकते हो, अगर आप रेंट नहीं पे करोगे तो क्या आपको मकान मालिक आपको बोलेगा नहीं नहीं आप बैठे आराम करें, हम आपसे रेंट नहीं लेते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से सेलिंग एक्सपेंस होते हैं जो नॉन कंपलसरी होते हैं। अब जैसे आपने एक चीज़ सेल की तो आप, अब आपकी मर्जी है आप उसे डिलीवरी दिए या ना दें, डिलीवरी एक्सपेंस होता है वो दें या ना दें, वो आप पे इट्स डिपेंड टू यू। मैंने कहा ना अगर आप देंगे तो आपका नाम बनेगा कि आपका ये एक नाम ब्रांड है जो आप हमें फ्री गिफ्ट दे रहा है, फ्री डिलीवरी दे रहा है। होते हैं ना बहुत सारे, जैसे फूड पांडा का भी दे रहा होता है, फ्री डिलीवरी दे रहा होता है, कोई जैसे प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फ्री डिलीवरी मिलती है कि आप अगर 2000 से अबव अगर आप करते हैं शॉपिंग तो हम आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, 4000 से अबव करते हैं तो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से गिफ्ट्स वगैरह, गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह भी कभी कभी मिल जाते हैं हमें, जैसे हम
कहते हैं ना कि 2000 का आप ये लें तो हम आपको गिफ्ट वाउचर देंगे, कैशबैक्स होते हैं, इसके अलावा छोटे से गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, लाइक छोटी सी परफ्यूम या कुछ भी, सो ऑन। अब आप मुझे बताएं, रेस्टोरेंट इज़ अ सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके अलावा होटल इज़ अ सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये आप मुझे बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।